स्वागत एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा की इस खास पेशकश में। फेस्टिवल सेल लगी हुई है, उसमें आपको शॉपिंग करनी है। इसमें कपड़े लत्ते जूते मोजे नहीं खरीदने, इनको बनाने वाली कंपनियां खरीदनी है, यानी शेयर्स खरीदने हैं आपको, जो आपको लंबे समय में अच्छी कमाई कराएंगे, आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और हमेशा जब बाजार में गिरता हुआ बाजार हो या कमज़ोर बाजार हो, तब आपको हिम्मत दिखा के खरीदारी करनी चाहिए। इसीलिए मैं भी ये हिम्मत दिखा के शो कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे इस मौके पे आप बता रहे हैं, लेकिन यही समय होता है जब आपको बाइंग करनी होती है, तो इस समय खरीदारी करनी चाहिए। गुरमीत नहीं, पहले गौरांग सर आप बताइए, इस वीकेंड में आप अवतार फिल्म देख रहे हैं कि नहीं? इस वीकेंड में थोड़ा जो प्रोग्राम अलग है धीरज भाई, हम माता पिता के साथ थोड़ा बहुत उनको घुमाने लेके जाएंगे। और काफी समय से उनके साथ समय नहीं बिताया, तो हमारा मेरे ख्याल से ये कर्तव्य बनता है कि पहले हम माता पिता को थोड़ा समय दें। इस हफ्ते नहीं, लेकिन शायद अगले हफ्ते। नहीं, परफेक्ट, वो भी बहुत जरूरी है, माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। चलिए बताइए फिर अगला स्टॉक कौन सा है, तीसरा? तो तीसरा विकल्प होगा वित्तीय क्षेत्र। ये बहुत जरूरी है धीरज भाई, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है और निरंतर उसको बनाए रखना है और उसको मजबूत बनाना है, तो वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी भी तरह की आकलन लगा के चलते हैं कि भारत 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन बनेगा, तो उसके लिए आपको पैसे निवेश करने होंगे, कैपेसिटीज बढ़ानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, रोजगार खड़ा करना होगा, वगैरह वगैरह। और ये सब चीज आपको तब मिलेगी जब आपका वित्तीय क्षेत्र मजबूत होगा और आपका बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र इसमें योगदान देगा। तो हमने देखा है बैंकिंग में निरंतर पिछले कई सालों से नीरज भाई, निजी क्षेत्र की बैंकों ने बहुत सक्षम रूप से आउट परफॉर्म किया है। और यहाँ पर हमने बहुत मजबूत बैंक है, लेकिन एक बैंक जो हमने यहाँ पर चुना है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। पिछले कई तिमाहियों से निरंतर सुधार नतीजों में, और हमारी सोच जियोजित में ये कहती है कि आने वाले समय जो ऋण की मांग है, क्रेडिट डिमांड जिसे हम कहते हैं, वो सक्षम रूप से बढ़ेगी। और उसके साथ साथ जो रन रेट है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो भी तीव्र गति से बढ़ेगी, जिसके कारण आपके प्रोविजंस कम होंगे। ब्याज दरें बढ़ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कोई बड़ा है भारत में नहीं है। भारत देश, हमारा हिंदुस्तान देश बाकी अन्य परिस्थिति और देशों से काफी महफूज है और सुरक्षित है। मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। और योगदान जो होगा बैंकिंग सेक्टर का, उसमें हमें लग रहा है कि एक कोटक महिंद्रा बैंक है, जहाँ पर अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। कोटक बैंक, और जैसे ब्याज भी बढ़ रहे हैं ना, तो वो गैप बहुत ज़्यादा है डिपॉजिट और लेंडिंग का, तो NIM ज़बरदस्त इंप्रूव होते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये सलाह दे रहे हैं कि बैंक सेक्टर में आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अभय सर, ये बताइए कि एक मिथ बस्टर करिए। यहाँ पे हम लोग जब मुंबई दिल्ली में बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी तरह तरह की खबरें आती हैं कि देखिए ब्याज दरें बहुत बढ़ रही हैं, जॉब वाली दिक्कतें हैं, बहुत माल बिक नहीं रहा होगा। लेकिन मैं अभी रिसेंटली बहुत लंबे समय तक छोटे शहर में रहा, जिधर भी आप जाइए, चैनल चेक करिए, दुकान में जाइए या लोगों से बात करिए, मिलिए, वहाँ ये फीलिंग बिल्कुल नहीं दिखती है। एकदम बड़ा डिस्कनेक्ट सा लगता है। हमको लगता था कि गाड़ियाँ बिक नहीं रही, वहाँ शोरूम में लोग लाइन लगा रहे हैं। मेरे पास लोग कहने आते हैं कि मुझे जल्दी गाड़ी दिलवा दो। आप तो जानते होंगे बहुत सारे लोगों को। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी बहुत ट्रेवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये डिस्कनेक्ट कैसे बनता है, ये क्या है, मतलब कैसे समझें इसको? देखिए, एक मार्केट में हमेशा मैंने देखा है, एक सिंपलिस्टिक व्यू होता है एनालिस्ट का और एक रियल व्यू होता है कस्टमर्स का, कंज्यूमर का। तो जिसको हम कहते हैं वॉल स्ट्रीट वर्सेस मेन स्ट्रीट। और जो वॉल स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन होता है कि 1+1 है तो ये 2 निकलेगा, इसका रिजल्ट, वो मेन स्ट्रीट में एक्चुअली हमेशा होता नहीं है। और जो आपने बात कही कंज्यूमर की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है RBI रेट हाइक का, मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे। क्योंकि क्या हुआ है कि MSME और SME सेक्टर को बैंक से डायरेक्ट अब लोन मिलने लगा है। और ये हमको दिख रहा है अभी, जिस तरह से क्रेडिट डिमांड जो 10-12 साल की हाई पे आ गई है और बैंक्स क्रेडिट लिक्विडिटी डेफिसिट हो गया है सिस्टम में, वो इसी वजह से हुआ है कि जो SME और MSME जो 20-22 टाइम % पे बोरो करते थे, अब उनको बैंक से काफी कम रेट पे लोन्स मिल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल लोन मिल रहे हैं, और वो सारा पैसा कंज्यूमरिज्म में आ रहा है।
तो मेरे को लगता है कि अगर आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाएगा अपनी नई नेक्स्ट मीटिंग में, उससे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फ्रेंकली। ये ज़रूरी था ये जानकारी लोगों को शेयर करने के लिए। और इसमें जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी बहुत मल्टी ईयर हाई पे चल रही है। तो फिर इसी बात पर बताइए अब अभय जी, अगला स्टॉक कौन सा है आपका? जी नीरज जी, तो पहला मैंने बोला सीडीएसएल, फिर दूसरा कैंप्स, और अब देखें जो निवेशक कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको जरूरत पड़ती है ब्रोकर की, जो क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अब हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल से, स्पेशली कोविड के टाइम से, जो डिजिटल ब्रोकर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट शेयर अपना बना लिया है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। अब देखें 3 ब्रोकर जीरोधा, अपस्टॉक्स, दोनों अनलिस्टेड है, और तीसरा एंजल वन जो कि लिस्टेड है। इन तीनों का मार्केट शेयर अगर मिला के देखें तो 70% के आसपास हो गया है, और इसमें एंजल का 22%। जी, कंटिन्यू करें। तो उसमें जो एंजल का जो मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 22% हो गया है इस समय। एंजल वन के कस्टमर्स 20 लाख थे 2 साल पहले, अब 1 करोड़ के ऊपर हो गए हैं। और उन सबसे जो उनके एक्टिव ट्रेडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो 40% से ऊपर का शेयर है, जो एक इंडस्ट्री का हाई है। तो एफएनओ की जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसका पूरा फायदा मिलता है एंजल ब्रोकिंग को, क्योंकि वो प्योर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि अपने कस्टमर एक्विजिशन पे भी ज्यादा खर्चा नहीं करता है, कस्टमर सर्विसिंग पे भी ज्यादा खर्चा नहीं करता है, और इसकी वजह से 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक फास्ट ग्रोथ कंपनी है, जो लिटरली वैल्यू प्राइस पे अवेलेबल है, 16 टाइम 17 टाइम के फॉरवर्ड मल्टीपल पे, और हर क्वार्टर को 7-8 रुपए का डिविडेंड देते हैं। तो काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। तो ये 3 कंपनी मैं कहूंगा कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों इन्वेस्टर्स को कंसिडर करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के। तीसरी कंपनी है एंजल वन, और ड्रीम रन था इस कंपनी में अभी कोविड के दौरान। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को नाम भी बदला और एक तरीके से टेक कंपनी के रूप में सामने पेश किया, और फ्यूचर्स मार्केट में बड़ा भारी चंक इन्होंने अपने हिस्से में कर लिया है, और उसकी वजह से इनको ये गेन मिला है। और अभय जी को ये पसंद है कि आगे ये और बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। गुरमीत सर, वीकेंड का प्लान क्या है आपका? सर थोड़ी शॉपिंग करनी है, कुछ पेंडिंग है, घर की काफी चीजें पेंडिंग है और क्योंकि बिग बिलियन सेल लग रही है, थोड़ी सी निफ्टी में भी सेल लग गई है 1-2 दिन से। तो अच्छा, आप शॉपिंग कहाँ करते हैं? कनॉट प्लेस में करते हैं या सिंगापुर जाएंगे? सर कनॉट प्लेस का ओल्ड दिल्ली चार्म है, यहाँ साथ में शॉपिंग करके स्ट्रीट फूड खाने का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अमेजिंग। अच्छा, वहाँ एक दूध मिलता है बहुत अच्छा, केवेंटर्स। यस, केवेंटर्स बहुत अच्छा, उनका मिल्क शेक है, अलग अलग फ्लेवर्स। ओल्ड फेवरेट है सर मेरा वो। हमारे 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 इन्वेस्टर भी है वो। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। चलिए, कभी दोबारा दिल्ली आना होगा तो जरूर मैं जाऊंगा दोबारा से। बहुत ही ज़बरदस्त है, जो लोग दिल्ली के वो जानते होंगे। तो बताइए फिर अगला शेयर कौन सा है आपका? तो इंडिया का जो ये मेरा अगली थीम मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। कुछ लोग चाइना प्लस वन भी बोलते हैं, मुझे लगता है वो ग्लोबल प्लस वन हो गया है। तो इंडिया का एक सेक्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हम बोलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, जो एड्रेसेबल मार्केट है वो शायद 30% से ग्रो हो रहा है, और FY 26 तक शायद $100 बिलियन का हो जाएगा। इसमें हमें कुछ कंपनीज पसंद है, उनमें से एक कंपनी डिक्सन है, और मोबाइल्स में क्लियर लीडर है, LED में क्लियर लीडर है, लगभग 6 मिलियन सेट्स की कैपेसिटी है उनकी। लाइटिंग में लीडर्स है। तो काफी सारे सेगमेंट में जो ऑपरेट करते हैं मार्केट लीडर है। कुछ नए सेगमेंट्स में भी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है जाने की। तो आप देखिए, जैसे वेरेबल सेगमेंट है, बोट उनका एक क्लाइंट है, जहाँ पे वो ऑलरेडी 0.5 मिलियन सेट्स बनाने लग गए हैं। LED मॉनिटर्स में उन्होंने अभी फोरे किया है, डेल के लिए बनाते हैं। काफी सारे सेगमेंट्स में, अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। और एक निश है उनका इस बिजनेस में। ये बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो 2600-2700 करोड़ का पिछले क्वार्टर में उन्होंने टर्नओवर किया। ऑपरेटिंग मार्जिन करीबन 3.5% है। तो आपको बहुत स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि साथ साथ काफी हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी मांगता है, और अच्छा एसेट टर्नओवर होना चाहिए आपका। और हमने देखा है कि इंडियन प्लेयर्स धीरे धीरे
ओडीएम की तरफ जा रहे हैं, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग जिसे बोलते हैं नीरज जी, मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी। ओईएम में क्या होता है, आप डिजाइन इनोवेटर का होता है, आप सिर्फ बनाते हैं, तो कम मार्जिन का हाई वॉल्यूम बिजनेस है। ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में आप प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर कोई ना कोई कंपनी उसको एज लेबल यूज करती है, तो उसमें मार्जिन थोड़ा बेटर। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी कंपनी है जहां टर्नओवर भी काफी तेज, टॉप लाइन भी बढ़ सकता है 25-30% से। साथ में मुझे लगता है जैसे जैसे मिक्स चेंज होगा प्रीमियमाइजेशन का, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ सकता है। तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें लगती है अगले 4-5 साल के लिए। तो ये क्या ओडीएम में